हेलो एवरीवन। आज की लेसन में हम ये टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ बना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, आपको एक आइडिया देता है कि जो प्राइजेस है, हिस्टोरिकल प्राइजेस, चाहे स्टॉक का हो चाहे मार्केट का हो, जो हिस्टोरिकल प्राइजेस को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक डिसीजन लेने के लिए मदद करता है ताकि एक स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है। इसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डाउ थियरी के ऊपर निर्भर करता है। डाउ थियरी हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको डाउ थियरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। नाउ हमको ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि जो भी प्राइजेस हो, स्टॉक प्राइस हो या प्राइस ऑफ कोई भी मार्केट का इंडाइसिस का प्राइस हो, ये हमेशा कोई भी डायरेक्शन लेता है, चाहे ये डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन हो या डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन हो। जब भी मार्केट थम जाता है, मतलब रेंज बाउंड हो जाता है, हमेशा रेंज बाउंड मार्केट के बाद आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, चाहे ट्रेंड अप हो या ट्रेंड डाउन हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस समझाने की कोशिश करता है कि जो भी प्राइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको दर्शाया गया है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बीएसई हो, वो प्राइस जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, उस प्राइस, वो जितने भी इंफॉर्मेशन वो प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये मान के चला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिस्ट का ये दावा है कि जो प्राइस हमको दिखता है चार्ट्स में, वो प्राइस जो है, जितने भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में है, उसकी फाइनेंशियल के बारे में है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, वो ऑलरेडी उस प्राइस में इंक्लूडेड है। हमको दोबारा फंडामेंटल एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट डिबेटेबल है, हम डिबेट कर सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ये मानता है प्राइस जो ये आदमी या ये ट्रेडर देना चाहता है या इन्वेस्टर देना चाहता है एक स्टॉक को खरीदने के लिए, वो हमेशा सभी इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए खरीदने की कोशिश करता है। चाहे उनका जो अंदाज़ा सही हो या गलत हो, हम इसको डिबेट कर सकता है, लेकिन प्राइसेस से ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। प्राइसेस ऑलरेडी आपको जो भी ट्रेंड होने वाला है उसको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको कोई भी क्या बोल सकता है कि प्राइसेस ऑलरेडी आपको बताएगा, ये कंफर्मेशन देगा आपको कि ये प्राइस जो है ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं। ये कौन देगा आपको? ये जो है टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा। इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो वॉल्यूम होती है, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी प्राइस के ऊपर जितने इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इंटरेस्टेड हो या खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको वॉल्यूम बोला जाता है। जो प्राइस के जो वॉल्यूम है, वो जो है प्राइस का जो बदलाव है, जो चेंज इन प्राइसेस है, उसको एग्जैक्टली मिरर करता है। वॉल्यूम हाई है तो प्राइस हो सकता है ऊपर या नीचे जाए, और वॉल्यूम कम है तो हो सकता है प्राइस रेंज बाउंड हो या धीरे धीरे ऊपर चढ़े या धीरे धीरे नीचे जाए। जो कहने का मतलब ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस है, आपको ये मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये मैथमेटिकल एनालिसिस है। आपको ये हेल्प करेगा कि फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ए प्राइस स्टॉक और द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ए इंडाइसिस क्या हो सकता है। देखिए ना, ये सब अंदाज़ा है। इवन टेक्निकल एनालिसिस जो आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है, इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी।
सो टेक्निकल एनालिसिस में जो भी आप डिसीजन लेते हो, इट इज़ ऑल ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा आपका 50% हो सकता है, 60% होता है, 70% होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपको ये बताता है कि फ्यूचर प्राइस कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ये आपको टेक्निकल इंडिकेटर बताएगा। सो ये टेक्निकल इंडिकेटर कैसे बताएगा? ये बेसिकली हिस्टोरिकल प्राइजेस जो भी एक स्टॉक का है, उस हिस्टोरिकल प्राइजेस को देखते हुए ये बताएगा कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। सो हमको ये समझना जरूरी है कि टेक्निकल इंडिकेटर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल प्राइजेस। सो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो हिस्टोरिकल जो डिसीजन लिया गया था या हिस्टोरिकल प्राइजेस है, उसकी बेसिस में आपको ये ट्रेंड बताएगा या मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। सो जनरली इन टेक्निकल एनालिसिस मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो है लैगिंग इंडिकेटर बोलता है, ताकि हम प्राइस ऑलरेडी जो हो चुका है उसको देखते हुए हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। सो आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है ये 4 प्राइजेस के ऊपर निर्भर करता है। वो 4 प्राइजेस क्या है? सबसे पहला है ओपन प्राइस, दूसरा है हाई, तीसरा है लो और चौथा है क्लोज। सो ये 4 प्राइजेस के ऊपर आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है निर्भर करता है। सो इसको हम कैसे यूज़ करना है, हम अभी इसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको यूज़ हमको कैसे करना है, ठीक है? ओके, लेट अस एनालाइज दिस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में? टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टेक्निकल एनालिसिस जो है आपको मैथमेटिकल एनालिसिस करता है, और मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद आपको ये दर्शाता है कि प्राइजेस क्या हो सकता है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस आपको क्या बताएगा? मैथमेटिकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आगे का प्राइजेस क्या हो सकता है। उसका दर्शाने का तरीका क्या है? इन दी थ्रू चार्ट्स। सो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस जो है चार्ट्स के जरिए आपको बताता है फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या हो सकता है। सो अलग अलग टाइप का चार्ट्स है, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कौन सा टाइप का चार्ट्स है। एक होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ये है हमेशा एवरी डे जो क्लोजिंग प्राइजेस ऑफ द स्टॉक है उसको कनेक्ट कर देता है। तो आपको क्या बन जाता है? एक लाइन चार्ट बन जाता है। सिंपल है, एक ग्राफ में एक्स एक्सिस में अगर नंबर ऑफ डेज हो दैट इज, एंड वाई एक्सिस के ऊपर आपका प्राइजेस हो। सो आप जिस दिन का जो प्राइस आप एक डॉट मतलब द क्लोजिंग प्राइस आप लगाओगे, उस प्राइस क्लोजिंग प्राइस को आप जब कनेक्ट करोगे क्या हो जाता है? आपका लाइन चार्ट बन जाता है। लेकिन बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट्स क्या करता है? आपको एवरी डे प्राइस हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था और ओपन क्या था, ये तीनों प्राइजेस आपको बताएगा जो है बार चार्ट। और तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 99% ऑफ द पीपल जो है कैंडलस्टिक चार्ट को इस्तेमाल करता है। ये वेरी वेरी पावरफुल चार्ट है कैंडलस्टिक चार्ट। आप इसमें आपको रिवर्सल बताएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न बताएगा, काफ़ी इंफॉर्मेशन एक कैंडलस्टिक चार्ट इंक्लूड करता है। दिस इज़ अ जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक में एक डिस्क्रिप्शन छोड़ा हूँ, उसको आप क्लिक करेंगे तो लिंक आपको कंप्लीट रिवर्सल पैटर्न्स जो कैंडलस्टिक पैटर्न का है, मैं उसमें कंप्लीट इन डिटेल डिस्कस किया हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है और रिवर्सल्स बुलिश और बेरिश रिवर्सल पैटर्न क्या है। सो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, कागी इक्वी वॉल्यूम चार्ट है, लेकिन ये सब चार्ट जो है हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो ज़्यादातर जो है हम क्या करते हैं? ओनली वी यूज़ कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये हमको समझना जरूरी है। इसके अलावा एक चार्ट होता है लीनियर चार्ट। तो लीनियर चार्ट क्या है हम समझेंगे। लीनियर चार्ट इसको अर्थमेटिक स्केलिंग चार्ट होता है। सो अर्थमेटिक स्केलिंग का मतलब क्या है आपको समझना जरूरी है। सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना मैं समझता हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो इन अर्थमेटिक स्केलिंग में क्या होता है, टू वैल्यूज़ की जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहता है। कहने का मतलब ये है जो वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है आपको हमेशा वही मिलेगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज सेम एज 98 एंड 99। कहने का मतलब है 1 एंड 2 का फासला क्या है, एक ही है। तो 1 एंड 2 का फासला जो है एक ही है, तो आपको एक ही का फासला मिलेगा। और 98 और 99, इवन दो द वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन 98 और 99 के बीच का फासला एक ही है। सो जो फासला 98 एंड 99 के बीच में हो और 1 एंड 2 में हो, वो दोनों एक ही रहेगा, इवन दो 98 और 99 जो है उसका फासला ज़्यादा है। ओके, नाउ इसको दूसरा होता है लॉगरिदमिक चार्ट और लॉग चार्ट और रेशियो स्केलिंग चार्ट। ये जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ये चार्ट को, और सो इसको समझना जरूरी है। इसमें क्या है, वैल्यू के बेसिस में आपका दो डिस्टेंस, जो भी दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये तैयार किया जाता है। ये ज़्यादा अच्छा दिखता है चार्ट, और इजीली इंटरप्रेट हम कर सकता है, और बहुत अच्छी तरीके से प्राइस पैटर्न को ये दर्शाने की कोशिश करता है, रैदर देन दी अर्थमेटिक चार्ट, अर्थमेटिक स्केलिंग चार्ट। इसमें क्या है, देखिए ना, 1 एंड 2 के बीच में क्या है, 1 है, लेकिन 1 अगर 2 हो गया तो इट इज़ 100% इंक्रीज, है ना। एक अब दुगना हो गया तो 100% इंक्रीज हो गया। वैसे ही अगर 50-100 हो जाएंगे तो इट इज़ 100% इंक्रीज। सो 1 एंड 2 का इंक्रीज है वो भी 100% है, और 50 से 100 का जो वैल्यू है वो भी 100% है। सो ये दोनों एक ही हो गया। सो आपको क्या है, थोड़ा सा नीट चार्ट मिलेगा आप जब ये लॉगरिदमिक चार्ट आप लगाओगे। सो ज़्यादातर जो चार्ट पैटर्न्स जो आपको मिलेगा, चाहे ज़ेरोदा में हो, ग्रो में हो या ट्रेडिंग व्यू में हो, ऑल दिस चार्ट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लॉगरिदमिक स्केल। सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्ट्स में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे, ये क्या है। देखिए ना, हमको ये समझना ज़रूरी है, कोई भी प्राइस जो स्टॉक आपको दर्शा रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो है कंसेंसस बिटवीन बायर्स और सेलर है। बायर समझ रहा है जो प्राइस वो दे रहा है वो सही है, और सेलर जो समझ रहा है जिस प्राइस में मैं बेच रहा हूँ ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। सो ये दोनों के बीच का कंसेंसस है। कंसेंसस का मतलब समझौता है। सो ये बायर्स और सेलर्स के बीच का समझौता के है, वो जिसकी बेसिस पे आपका प्राइस बनता है। सो अगर मान के चलिए मार्केट में 100 ट्रेडर्स हैं, अगर 100 ट्रेडर्स में 51 ट्रेडर्स जो है ये समझ लिया कि जो मार्केट का जो बाइंग जो वैल्यू है, प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस जो है वो सही है, इसका मतलब है जो मार्केट को उस प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि मोर देन 50% ऑफ द पीपल जो है ये यकीन कर रहा है कि जो प्राइस जो पे कर रहा है उस स्टॉक को खरीदने के लिए वो सही है। सो आपको उस पॉइंट पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्या होता है, आपकी चार्ट में जनरली इट बिकम्स ए सपोर्ट लेवल। इसी तरह से अगर आप कोई भी एक प्राइस पॉइंट में, मान के चलिए 40 है प्राइस, स्टॉक प्राइस, और पीपल समझते हैं कि स्टॉक 40 का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर पीपल उसको उस प्राइस पे सेल करेंगे। तो उस टाइम क्या हो जाता है, जब ज़्यादातर लोग 50% एंड एबोव लोग अगर समझ रहे हैं कि 40 का जो प्राइस है ज़्यादा है इस स्टॉक के लिए, तो उस 40 का प्राइस जो है रेजिस्टेंस बन जाएंगे। सो वैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आप ये जो आपकी चार्ट में बनता है। सो जो बायर और सेलर के बीच का कंसेंसस की बेसिस पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बनेगा। आपको ये समझना जरूरी है, जो भी सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है ये जो है बैरियर्स है चेंज के लिए, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ समबडी समझ रहा है कि 50 रुपीज़ जो है सही प्राइस है, तो वो जो है नीचे जाने के लिए बैरियर बन जाएंगे, जो मार्केट उससे नीचे जाएगा नहीं। और ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं 40 जो है बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो वो बैरियर बन जाएगा, 40 के ऊपर आपका स्टॉक प्राइस जो है जाएगा ही नहीं। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है ये बैरियर बन जाता है प्राइस का। नाउ
एक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडर्स रिमोर्स। सो ट्रेडर्स रिमोर्स का मतलब क्या है? इन ट्रेडर्स रिमोर्स में क्या होता है, मान के चलिए एक प्राइस मैंने बताया आपको 51 का प्राइस है, वो 50 का प्राइस के ऊपर स्टॉक चला गया, 51% ऑफ द पीपल जो है ये समझ लिया कि ये प्राइस सही है। लेकिन एक प्राइस ब्रेक करने के बाद कुछ लोग उसमें ये समझता है कि ऐसे तो नहीं है, हम थोड़ा 50 जो है बहुत ज़्यादा प्राइस हुआ, उसको बोलता है ट्रेडर्स रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप। तो ट्रेडर समझ देगा यार मेरे को लगा तो नहीं है, ज़्यादा दे दिया। कुछ ट्रेडर्स जो है उसको क्या करता है, उस स्टॉक को खरीदने के बाद बेच देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडर्स रिमोर्स। जब ये खरीदेंगे और खरीद के फिर बेचेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल जाने के बाद वो लगेगा कि उस प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो वो बेचेंगे, क्या हो जाएगा, मार्केट डाउन होगा। सो जब भी कोई भी मार्केट पर स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, इसलिए बोला जाता है हमेशा फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद उस स्टॉक को कभी नहीं खरीदना चाहिए, ताकि आपको एक पुल बैक जो बोलता है वो को वेट करो। पुल बैक ये ट्रेडर्स रिमोर्स है, वो वापस आके उसी जो रेजिस्टेंस बन गया था 50 रुपीज़ का, जो रेजिस्टेंस बन गया था वो अभी सपोर्ट बनेगा, जो स्टॉक उधर थोड़ी टाइम बिताएगा, फिर जो है फिर स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। तो इसको बोलता है ट्रेडर्स रिमोर्स फॉर बाइंग। इसी तरह अगर हम जो है सेलर्स के लिए भी यही कहानी है। सेलर्स का क्या है, सेलर जो है 40 रुपए में ये सेल कर देंगे, अगर वो 35-36 रुपए हो जाएंगे तो बोलेंगे यार ये तो प्राइस बहुत डाउन हो गया, मुझे लगता है प्राइस बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, उसको बाई सेल करने के बाद बाई कर देगा। तो बाई करने के बाद क्या है, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके जो सपोर्ट था 40 का रेजिस्टेंस, अभी वो 40 का जो सपोर्ट था 40 रुपीज़ का प्राइस, वो क्या बन जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और एक छोटा सा पुल बैक करेगा, फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसको है सेलर्स का जो है रिमोर्स, ट्रेडर्स रिमोर्स एट दी सेलर की नज़र से बोला जाता है। जो बायर्स का रिमोर्स है वो क्या है, आपको जो है बेयर ट्रैप करेगा। इसका मतलब, बेयर ट्रैप का मतलब मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, लोग सोचेंगे कि मार्केट फुल नीचे जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं, वो होता है बेयर ट्रैप। वैसे ही मार्केट नीचे जाके जब ये पुल बैक करेगा, जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो उस लेवल पे जब दोबारा प्राइस जाएगा, लोग सोचेंगे मार्केट शायद ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बुल ट्रैप बन जाएगा। जो दोबारा खरीदेंगे वो नुकसान में रहेंगे, ताकि अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा, नीचे ही जाएगा। नाउ अभी हम समझेंगे ट्रेंड्स क्या होता है। ट्रेंड ये होता है कि कंटिन्यूस चेंज इन दी प्राइजेस जो होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड दो तरीके का होता है, एक राइजिंग ट्रेंड हो सकता है और एक फॉलिंग ट्रेंड हो सकता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइजेस, मतलब पुराना प्राइजेस जो है उसी के बेसिस पे आपका टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है। ट्रेंड जो है एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, सो ट्रेंड भी हिस्टोरिकल प्राइजेस से ही या पुराना प्राइजेस से ही बनता है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हमने जो डिस्कशन किया, जैसे प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है, वैसे भी जो ट्रेंड लाइन बना है कोई भी पॉइंट पे, उस ट्रेंड लाइन को भी जो है आपका प्राइस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तोड़ सकता है और पेनिट्रेट कर सकता है। और जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में ट्रेडर्स रिमोर्स होता है, वैसे ही जो आपका ट्रेंड लाइन के में भी रिमोर्स होके, अगर अपवर्ड ट्रेंड लाइन में है, जो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आएगा, तो हो सकता है वापस फिर आके ट्रेंड को पकड़ेगा अपवर्ड, तो वो होता है बेयर ट्रैप। जैसे रेजिस्टेंस लेवल पे बेयर ट्रैप हुआ था एक बार रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, सेम स्टोरी ये जो है ट्रेंड्स के लिए भी लागू होता है। देखिए ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेंड जो है आपको आगे आने वाला प्राइजेस के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ट्रेंड ये बताएगा कि पिछले हिस्टोरिकल या पुराना प्राइजेस के हिसाब से मार्केट अभी अप है, भाई इतना ही बताएगा वो। ये आपको ये नहीं बताएगा आगे का प्राइस क्या हो सकता है। तो आपको आगे का प्राइस है, हम ये मान के चल रहे हैं प्रेजेंट ट्रेंड, आज की डेट पे जो प्राइस क्लोज हुआ उसके हिसाब से ट्रेंड अप है या डाउन है, हमको इतना ही पता चलेगा। हमको ये नहीं पता चलेगा फ्यूचर प्राइसेस क्या हो सकता है।
देखिए ना, ट्रेंड का फॉलो करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे? जब आप ट्रेंड पकड़ेंगे, ट्रेंड पकड़ते पकड़ते थोड़ा टाइम लगेगा। सो आप क्या करेंगे, हमेशा जब अप ट्रेंड में है थोड़ा लेट लेट बाई करोगे आप, लेकिन आप कोई भी बुल और बेयर ट्रैप में नहीं फंसोगे अपवर्ड ट्रेंड में। सिमिलरली आप डाउनवर्ड ट्रेंड में है, जो ट्रेंड आप पकड़ेंगे थोड़ा लेट, लेकिन जब ट्रेंड एक बार पकड़ने के बाद आपको काफ़ी देर तक आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड में रखेगा, आपको विपसा करके जो है आपको नुकसान नहीं करेगा। सो ट्रेंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी ट्रेंड में आप ट्रेड करोगे, सो ट्रेंड में आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा और आप नुकसान कम उठाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा रहेगा। हमेशा, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, ट्रेंड को पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी रिस्क मैनेजमेंट आसान हो जाएगा और आपका लॉसेस जो है कम होता है। अभी आएंगे हम इंडिकेटर। फर्स्ट हम समझेंगे 3 मेजर इंडिकेटर क्या है। तो सबसे पहला इंडिकेटर ये है कि मॉनिटरी इंडिकेटर है। मॉनिटरी इंडिकेटर में आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में ये सब इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर इधर आपको डिटेल में मॉनिटरी इंडिकेटर और इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में चैप्टर एक आपको समझना है, मैं एक अलग वीडियो बनाया हूं, उसको लिंक और डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ताकि उसमें आप जाके पता कर सकता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है और कैसे अफेक्ट करता है इकोनॉमी को, उसको हाउ टू मैनेज जो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड कैसा करना है, वो सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हूँ, वो जाके आप देख सकते हो। अभी हम समझेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर बेसिकली 3 होता है। एक इन्फ्लेशन होती है और एक इंटरेस्ट रेट होता है और एक जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ना, इन्फ्लेशन हाई है तो जनरली क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, ताकि इन्फ्लेशन हाई होते ही prices of the commodity and prices of the items ज़्यादा होएगा, ताकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइस आप पे कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि पैसे का वैल्यू कम हो जाता है, तभी उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब डिमांड और सप्लाई की बेसिस में इन्फ्लेशन डिसाइड होता है। बहुत डिमांड सब ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, यूजुअली टमाटर का अगर डिमांड सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, टमाटर का रेट बढ़ेगा, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। सो हमें जनरली लेमन लैंग्वेज में समझना है, ये इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन जब हाई होता है, प्राइजेस जो है कमोडिटी का, या जैसे ऑटो है, स्कूटर्स है, रियल एस्टेट है, ये सब का जो है क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ताकि इन्फ्लेशन ज़्यादा होते ही रिजर्व बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होता है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कुछ सेक्टर्स जो है, ऑटो सेक्टर, साइक्लिकल सेक्टर्स जो बोलते हैं, वो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। ताकि इंटरेस्ट रेट हाई सिनारियो में कोई भी कार नहीं खरीदना चाहेंगे, कोई भी स्कूटर या बाइक खरीदना चाहेंगे। सो इसलिए अगर ये इकोनॉमिक इंडिकेटर ये बताता है कि स्टॉक प्राइस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअली करना क्या चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, ऑटो सेक्टर दबाव में आएगा, ताकि कोई भी हाई इंटरेस्ट लेके गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक जो है उसका प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। वो बताता है क्या है, मॉनिटरी इंडिकेटर। अगला इंडिकेटर समझेंगे, ये है सेंटिमेंट इंडिकेटर। सेंटिमेंट इंडिकेटर क्या है, करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं। मॉनिटरी इंडिकेटर कुछ भी बता रहा हो। अगर कुछ लोग समझते हैं कि टाटा कंपनी का या महिंद्रा कंपनी का जो यार गाड़ियाँ बहुत अच्छे चल रहा है, इवन दो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, काफ़ी लोग खरीद रहे हैं, और कुछ का अच्छा फीचर्स उन्होंने कंपनी वाले ने दे दिया है, तो फिर भी हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो में भी लोग हो सकता है गाड़ियाँ खरीदे। तो फिर क्या होता है, ये कौन सोच रहा है, सेंटिमेंट किसका होता है, ट्रेडर्स का होता है। तो सेंटिमेंट इंडिकेटर अगर ये बोल रहे हैं, मॉनिटरी इंडिकेटर इवन दो ये बोल रहा है कि ऑटो सेक्टर धीमी हो सकती है, लेकिन सेंटिमेंट समझता है, लेकिन ट्रेडर समझता है ये एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छा करेगा, फिर उसको बोला जाता है सेंटिमेंट इंडिकेटर। तो सेंटिमेंट इंडिकेटर बोलता है
इन्वेस्टर जो है क्या समझते हैं ये स्टॉक प्राइस को क्या करना चाहिए, और मोमेंटम इंडिकेटर जो है ये दिखाता है एक्चुअली प्राइस क्या कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर प्राइस अपवर्ड मोमेंटम में है या डाउनवर्ड मोमेंटम में। सो ये तीन इंडिकेटर्स की फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी की बेसिस पे आपका पूरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग सभी निर्भर होता है। मॉनेटरी इंडिकेटर, सेंटिमेंट इंडिकेटर और मोमेंटम इंडिकेटर। सो नाउ आगे अभी देखिए ना, टेक्निकल एनालिसिस में देर आर मोर देन 200 इंडिकेटर्स, बट जब आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, जब या कोई स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप स्टॉक बाई और सेल करना चाहते हो, 1 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, अगर इंट्राडे के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, हर जगह पे आपको टेक्निकल एनालिसिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिकेटर 200 है, अगर 200 इंडिकेटर को भी अब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 4 या 5 इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, उसी इंडिकेटर को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। लेकिन अगर आप YouTube में जाओगे तो आपको 1,500 इंडिकेटर मिलेगा। मैं आपको समझता हूँ आप अपना ट्रेडिंग सेटअप जितनी सिंपल रखोगे, जितनी इंडिकेटर कम होंगे, उतनी आप अच्छे ट्रेड कर पाओगे। मिनिमम से मिनिमम इंडिकेटर रखो। कुछ लोग जो है प्राइस बेस्ड, दैट इज प्राइस पैटर्न्स को देख के विदाउट एनी इंडिकेटर ट्रेड करता है। दे आर ऑल वेरी एक्सपर्ट पीपल, बट कुछ एटलीस्ट 3 या 4 इंडिकेटर, अगर 2 या 3 इंडिकेटर आप रखने से भी आपको ज़्यादा फायदा होगा अगर इनिशियली आप जब ट्रेड करना जाएंगे। प्राइस मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, मगर अगर इन्वेस्ट करना है मैं समझता हूँ कुछ इंडिकेटर को लगाने से ज़्यादा फायदा होगा प्राइस पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करने या इन्वेस्ट करने से ज़्यादा। सो मैंने आपको मूविंग एवरेज समझा रहा हूँ। MACD और MACD हिस्टोग्राम क्या होता है वो हम समझेंगे, और ये है DMI प्लस एंड DMI माइनस, दैट इज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स प्लस और डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स माइनस, एंड एवरेज डायरेक्शन मोमेंट, दैट इज उसको ADX बोलते हैं। और नेक्स्ट ये है RSI, सबको पता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और फाइनली कैमरेला पिवोट। सो मैं जनरली सभी को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जो मेरे को ट्रेड करते वक्त या इन्वेस्ट करते वक्त सबसे फेवरेबल लगता है, जिसमें ये लगता है ये 2 कॉम्बिनेशन अगर मैं करूँगा ये ज़्यादा अच्छी तरीके से दर्शा रहा है, और तीसरा जो है उसी का कंफर्मेशन दे रहा है, उसकी बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसी 5 को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो मूविंग एवरेज यूजुअली जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2-3 इंडिकेटर आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो मेरे हिसाब से। देखिए ना, मूविंग एवरेज लगाना है ना, वो हर इंडिविजुअल के कंफर्ट लेवल के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग इंट्राडे के लिए 5 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं, कुछ लोग 5 और 13 लगाते हैं, कुछ लोग 14 और 21 लगाते हैं। मैं क्या इंडिकेटर्स लगाता हूँ, मैंने 3 तरीके का इंडिकेटर्स लगाता हूँ। एक 14, 21 और 200 डे लगाता हूँ। चाहे आप 5 मिनट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, या चाहे 15 मिनट में देख रहा हूँ, या चाहे 1 दिन में देख रहा हूँ, ये 3 मूविंग एवरेज मेरे लिए कंफर्टेबल है। आपके लिए क्या मूविंग एवरेज कंफर्टेबल है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब आप ट्रेड करोगे। सो मूविंग एवरेज क्या है? जो भी 3-4 प्राइजेस का जो एवरेज करते हो उसको एवरेज बोला जाता है। सो जनरली अगर मान के चले 14 डे मूविंग एवरेज बहुत पॉपुलर है मार्केट में। अगर ये 14 डे मूविंग एवरेज आप लगाएंगे, क्या करेगा, पिछले 14 दिन की प्राइजेस को लेगा, सबको ऐड कर देगा और 14 में डिवाइड कर देगा, उसको 14 डे एवरेज हो गया। वो प्राइस जो आया अगले दिन के लिए, वो पॉइंट उस दिन के लिए जिस दिन क्लोजिंग हुआ उस दिन का एवरेज बन जाएगा, उसको प्लॉट किया जाएगा। लेकिन अगले दिन का कैसे प्लॉट करेंगे? अगर अगले दिन का प्राइस आएंगे तो फर्स्ट डे का प्राइस को डिलीट करके अगले दिन का प्राइस इंक्लूड किया जाएगा और फिर उसकी 14 दिन का एवरेज मान के फिर उसकी प्लॉट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये 14 दिन है, 12 से लेके 16 तक 14 दिन है, लेकिन अगले दिन का प्राइस अगर 10 हो गया, ये 12 को हटा दिया जाएगा, 10 को ऐड कर दिया जाएगा, जो भी टोटल है
ये 12 से लेके 16 तक का जो टोटल था उसमें 12 घटा के 10 ऐड करके फिर एक और एवरेज लेंगे तो वो हो जाएगा अगले दिन का एवरेज बन जाएगा। इसको बोला जाता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में बहुत ही अलग अलग टाइप का मूविंग एवरेज है। वो एक है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, हर वैल्यू जो इधर हमको दिख रहा है ये हर वैल्यू का इक्वल वेटेज देगा। लेकिन इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में है जो लेटेस्ट जो है वैल्यूज़ होता है उसी को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। सो अगर हम ये मान के चलूँ कि अगर 14 डे में इसके लिए कोई फार्मूला है, हम इस फार्मूला सबको डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आपको चार्टों में इजीली मिल जाएंगे। ईएमए, सिंपल मूवी, एसएमए, ईएमए सब आपको मिल जाएगा। आपको ये कैलकुलेट करके बैठने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर एवर इंफॉर्मेशन ये है क्या है आपको समझना ज़रूरी है। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लेटेस्ट के लिए ज़्यादा वेटेज कैसे दिया जाता है वो है जो पुराना वैल्यूज अगर 22 है उसकी वेटेज 22 हो रहा है उसको 20 लिया जाएगा, 17 है तो उसको 14 लिया जाएगा, आगे का वैल्यूज जो है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। उसके लिए कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला के बेसिस में ज़्यादा वेटेज देके आपका मूविंग एवरेज बनता है। मैं एज पर्सनली मैं बताता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है सिंपल मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। सो आई यूजुअली यूज सिंपल मूविंग एवरेज। नाउ एक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्सन ये इंडिकेटर है, ये ट्रेंड इंडिकेटर है, MACD एंड MACD हिस्टोग्राम। और ये आपको मार्केट का मोमेंटम भी कुछ हद तक बताता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ट्रेंड बताएगा, मोमेंटम के लिए आपको दूसरा इंडिकेटर इसी के साथ लगा के देखना पड़ेगा ताकि ये जनरली कभी कभार ये हो सकता है अगर ये अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा भी हो, एक्चुअली मार्केट जो ट्रेंड ना कर रहा हो, तो उसके लिए आपको हमेशा दूसरा अलग मोमेंटम इंडिकेटर को लगाना पड़ेगा। सो MACD मूविंग एवरेज जहाँ जहाँ होता है इट इज़ ऑलवेज ए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है, ताकि मूविंग एवरेज इटसेल्फ इज ए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। सो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो है वो भी मूविंग एवरेज। इसमें क्या है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, इसमें आपको 3 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। एक है 26 डे मूविंग एवरेज और एक है 12 डे मूविंग एवरेज। इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, उसका एक ग्राफ बनेगा और उसके साथ एक 9 डे मूविंग एवरेज प्लॉट किया जाता है, वो है आपके लिए सिग्नल होता है। ठीक है, ये 2 मूविंग एवरेज का जो लाइंस बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, इसी के बेसिस पे आप डिसाइड ये होता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है या मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसमें 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर का मतलब है जब भी 12 और 26 डे मूविंग एवरेज का EMA दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो 9 डे मूविंग एवरेज सिग्नल के ऊपर जाएगा, क्रॉस करेगा, उसको हम बोलते हैं मार्केट जो है ट्रेंड अप करेगा। सिमिलरली वो 12 और 26 का जो डिफरेंस का जो ग्राफ है वो 9 डे EMA के नीचे जाएगा, जब ये माना जाता है मार्केट जनरली ट्रेंड डाउन करेगा। एक और तरीका है क्रॉसओवर का, जब भी जो 12 और 26 की जो डिफरेंस का जो ग्राफ है वो 0 से ऊपर जाना शुरू करेगा अलॉन्ग विद द सिग्नल लाइन, तभी हम बोलते हैं मार्केट बुलिश हो जाएगा। और जब वो दोनों लाइन नीचे आता है 0 से, तब ये माना जाएगा मार्केट जो है बेरिश हो गया। इसका 1-2 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। नेक्स्ट है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल। जब भी जो 12 और 26 एवरेज का डिफरेंस जो है 9 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले जाएगा, तब जो है हम बोल सकता है कि कोई रिवर्सल आने वाला है, इसलिए बोलता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। वैसे ही सिग्नल लाइन से बहुत दूर नीचे की तरफ आपका 12 और 26 की डिफरेंस का जो मूविंग एवरेज बहुत दूर चले जाएगा, उसको माना जाता है अपवर्ड रिवर्सल आने वाले हैं, मार्केट बुलिश होने वाले हैं। वैसे ही सिग्नल लाइन से ऊपर बहुत दूर ये 12 और 26 मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस का जो ग्राफ है वो बहुत दूर चले जाएगा, हम ये समझ सकते हैं बेरिश मोमेंटम आने वाला है डाउनवर्ड साइड।
दूसरा ये होता है डाइवर्जेंस। इसका मतलब है जब मार्केट ऊपर जा रहा है और उसी टाइम जो आपका MACD जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। मार्केट की स्टॉक प्राइसेस जो है ऊपर जा रहा है और आपका MACD जो है नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये डाइवर्जेंस आएगा 90% ऑफ द टाइम मार्केट जो है MACD का डायरेक्शन पकड़ेगा। कहने का मतलब ये है मार्केट ऊपर जा रहा है, MACD जो है नीचे की तरफ ट्रेंड होना शुरू हो गया, तो आपको समझना चाहिए कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में या कुछ ही मिनट में, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, कि कहीं भी कभी भी रिवर्सल आ सकता है। नाउ अभी सबसे इम्पॉर्टेंट इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए ना, ये क्रॉसओवर है। इधर देखिए ये ब्लू कलर है, ये ऑरेंज इज है सिग्नल लाइन, और ब्लू कलर जो है ये है आपका डिफरेंस ऑफ 26 और 12 नेम। जब भी ये क्रॉस कर रहे हैं ऑरेंज लाइन को, सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, मार्केट इमीडिएटली ट्रेंड होना शुरू कर दिया। देखिए ना, ये फर्स्ट क्लास ट्रेंड मिला है। ये कौन सा ये है? ये 5 मिनट्स का 5 मिनट कैंडल्स है। सो इसमें आपको अच्छा मोमेंटम मिल चुका है इधर। वैसे ही जहाँ इधर डाउन हुआ, कहने का मतलब है जो ये आपका डिफरेंस का जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन से नीचे हुआ, सिग्नल लाइन से नीचे आ गया, मार्केट जो है ट्रेंडिंग बंद हो गया। थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है, इतना बड़ा सा ट्रेंड नहीं मिला। मार्केट जो है थोड़ा कंसोलिडेट होना और चॉपी होना शुरू हो गया मार्केट। जब भी ये जो है नीचे की तरफ जब चल रहा है, देखिए ना, नीचे जब भी ये नीचे जाके ये ऑरेंज लाइन से बहुत दूर हो गया, इतना दूर हो गया, आपको मार्केट फ्लैट हो गया। जो ट्रेंड हो रहा था वो ख़त्म हो गया और मार्केट जो है फ्लैट हो गया। ठीक है, इधर कभी ऊपर आया, नीचे आया कभी, तो वो क्या करा, ये आपको विपसा चॉपी करते 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 जाएगा। इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू विल नॉट गेट एनी एज फार एज अगर ऑप्शन बायर हो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ायदा हो सकता है। नाउ अभी हम देखेंगे ये मार्केट जब ज़ीरो से ऊपर क्रॉस ओवर होगा तो क्या होगा। जैसे ना इधर बोथ ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन जो है, इधर से ज़ीरो लाइन, ये है ज़ीरो लाइन, ये ज़ीरो लाइन से ऊपर आ गया। जब ज़ीरो लाइन से ऊपर आ गया, क्या हुआ, इधर आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन उसके बाद क्या किया, इधर जो है ये ऑरेंज लाइन से नीचे आ गया। ऑरेंज लाइन से नीचे आएगा, मार्केट जो है ट्रेंड डाउन होना है। लेकिन ये ट्रेंड जो सेक्युलर ट्रेंड है, अप था ये ना, ये ट्रेंड देखिए ना, ये लो है, उससे ऊपर ये बना, इससे ऊपर बना। सो जो नेक्स्ट मोमेंटम जो ज़ीरो से ऊपर आया, आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिला इधर। सो ये सब आपको समझना है। ये ट्रेंड अप है, जनरल ट्रेंड अप है। सिर्फ ये ऊपर नीचे ये ब्लू लाइन नीचे आएंगे तो इधर आपने सेल किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ब्लू लाइन ऊपर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम इधर मिला। ओके, नाउ ये हम समझेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है। इधर देखिए इस पर्टिकुलर डे का ये ना, ये ब्लू लाइन इधर से इधर जो है 1 दिन का है, 5 मिनट का कैंडल है सब। इधर क्या हुआ, मार्केट ज़ीरो लाइन से ऊपर हो, आपको अच्छा ट्रेंडिंग मुँह मिलता गया मिलता गया मिलता गया। इधर क्या हुआ, जो आपका MACD जो है वो नीचे होना शुरू हो गया ऐसे। लेकिन फिर भी मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते जाते इधर देखिए ना, जहाँ मार्केट जो है, देखिए ना, जब भी मार्केट ये ट्रेंड डाउन हो गया, अगर आप इधर से इधर ये ज़ीरो लाइन से ऊपर आया, आपने अच्छा मोमेंटम पकड़ा, इधर तक पकड़ के अगर इफ़ यू कैन सेल, बिकॉज एज सून एज दिस डाइवर्जेंस स्टार्टेड कमिंग, द मार्केट हैड बिकेम छोटे 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 कैंडल बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए ना, बहुत ही छोटे छोटे इंडिसिशन कैंडल्स है ये सब। सो व्हेन दे स्टार्टेड मेकिंग इंडिसिशन कैंडल, यू शुड अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। सो इमीडिएटली देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। और कितना डायरेक्शन चेंज हुआ, ऑलमोस्ट 53,700 से 600 से आपको 53,200 तक मिल गया। मतलब 400 पॉइंट का आपका डाउनवर्ड मोमेंट मिला है इन 1 डे यानी इंट्रा डे। तो 400 पॉइंट का अगर डेल्टा 50 भी लोगे तो आप 200 पॉइंट वैसे ही आपने आप पुट बाइंग में कम यू मस्ट हैव गेन्ड अबाउट 100 to 150 to 200 पॉइंट्स। सो ये है डाइवर्जेंस। ओके, नाउ अभी समझेंगे ये मोमेंटम इंडिकेटर। ये है डायरेक्शनल मोमेंटम प्लस एंड डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स।
ये जो इंडिकेटर है आपको मदद करता है कि मार्केट की डायरेक्शन समझने के लिए। ये बताएगा मार्केट कब रेंज बाउंड हो सकता है और मार्केट जो है कब बुलिश हो सकता है। इस सिस्टम को इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं कि जब आप रेंज बाउंड डेज में मार्केट ट्रेडिंग छोड़ के ओनली जब ट्रेंडिंग डेज है उसी टाइम पे आपको मार्केट को मोमेंटम पकड़ के मार्केट को ट्रेड करना है। इसमें क्या होगा, जब DMI प्लस जो है एक ब्लू लाइन होता है वो DMI माइनस जो रेड लाइन है, तो डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स माइनस मीन्स इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स हमेशा डाउनवर्ड मोमेंटम। डायरेक्शन मोमेंटम प्लस मीन्स ब्लू लाइन है, हमेशा इट गिव्स बुलिश। सो जब बुलिश ग्राफ बेरिश ग्राफ को काट के ऊपर जाएगा और बेरिश ग्राफ नीचे आएगा और आपका ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो है एक ग्राफ होता है वो 20 से ऊपर जाना शुरू करेगा, तब क्या हो जाएगा, आपकी मार्केट बुलिश हो जाएगा। वैसे ही अगर रेड लाइन ब्लू लाइन के काट के ऊपर जाएगा 20 से ऊपर और ब्लू लाइन 20 से नीचे आएगा और ADX 20 से ऊपर रहेगा, तब क्या हो जाएगा, आपका मार्केट बेरिश हो जाएगा। अगर ADX 20 के नीचे है, ओके, और कोई भी ब्लू या रेड जो है 20 के ऊपर हो या नीचे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट क्या है, रेंज बाउंड बन जाएंगे, लेकिन मार्केट विप्सा बहुत करेगा, मतलब ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन कहीं भी आपको कोई भी फ़ायदा, यू विल नॉट गेट एनी पॉइंट्स इन दी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। मार्केट चॉपी हो जाएगा। सो इसको हम देखेंगे अच्छी तरीके से। देखिए इधर क्या हुआ है, ये वाला लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाला लाइन ये वाला 20 का लाइन है। जब भी ये ब्लैक इज़ द ADX, ब्लू इज़ DMI प्लस एंड दिस ऑरेंज इज़ DMI माइनस, ये तीनों जो है अब क्या कर दिया, ज़ीरो के, ये 20 के नीचे आ गया। ये 20 का लाइन है, ये वाला लाइन जो है ना 20 का लाइन है। जब ये 20 का लाइन के नीचे आ गया, मार्केट जो है देखिए ना बिल्कुल ही रेंज बाउंड बन गया। इट हैज़ बिकम कम्प्लीटली रेंज बाउंड। बट कुछ देर के बाद अगले दिन ये इधर से इधर तक ये एक दिन है, ये ब्लू लाइन डॉटेड लाइन से लेके ये ब्लू डॉटेड लाइन तक उड़े। अगले दिन क्या हुआ, इमीडिएटली ओपन होते ही मार्केट जो है आपका जो ये पिछले दिन ही ये थोड़ा सा मोमेंटम दिया था और ये अगले दिन ये 20 को क्रॉस कर लिया। कौन सा, ADX द ब्लैक वाला, वैसे ही क्रॉस किया और इधर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे। ये ब्लू लाइन रेड ऑरेंज लाइन नीचे चला गया, ब्लू लाइन ऊपर के ऊपर चला गया। लेकिन हमको वेट कहाँ करना है, जब तक ये ब्लैक लाइन 20 को क्रॉस नहीं करता है तब तक वेट करके, जब क्रॉस करेगा तब आपको खूब मोमेंटम मिला है, पूरा दिन अगले दिन पूरा दिन मोमेंटम मिला है। इधर तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं द कंप्लीट इधर तक। सो ये है ADX जो आपको डायरेक्शन बताएगा, अपवर्ड डायरेक्शन है। सिमिलरली ये ऑरेंज ऊपर चला जाएगा, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का भी आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जिस द लास्ट बट वन इंडिकेटर। RSI सबको पता है, यूजुअली एवरीबडी यूजेस RSI। RSI जनरली 0 और 100 के बीच में मूव करता है। ये क्या करता है, स्टॉक प्राइस का स्ट्रेंथ बताता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, ये क्या करता है, एक 14 डे RSI को 14 डे RSI को इस्तेमाल करता है। तो इस्तेमाल हाउ टू यूज़ इट, ये आपको दर्शाता है मार्केट टॉप कैसे कब होगा या मार्केट बॉटम कब होगा। ये टॉप और बॉटम मार्केट प्राइस से पहले बन जाता है, तो कि एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको देना शुरू कर देगा कि मार्केट अभी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। MACD का हमने बोला डाइवर्जेंस, सेम ये भी बताइए, ये भी डाइवर्जेंस आपको बताएगा। ये टॉप हम मान सकते हैं अगर RSI 80 से ऊपर है जो मार्केट टॉप होने वाला है, और 30 से नीचे है, ये क्या हम समझ सकते हैं मार्केट बॉटम हो गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर कोई भी स्टॉक 80 से ऊपर काफ़ी देर तक रहे या काफ़ी दिन तक रहे, वो मार्केट बुलिश रहेगा ही रहेगा। वैसे ही अगर ये काफ़ी देर तक RSI 30 से बिलो रहे, ये जो है हो सकता है मार्केट नीचे जाता ही रहेगा जब तक 30 के नीचे आपका RSI हो।
इसका मतलब ये नहीं बॉटम 30 के नीचे हो गया तो हम ये मान के चले बॉटम हो गया, ये ऐसे नहीं चलता है। इसको थोड़ा सोच समझ करके इस्तेमाल करना पड़ेगा RSI को। नाउ कमिंग टू फेल्यूर सिंक्स, तो क्या करता है ये, कभी कभार जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है तोड़ के जो नया हाई बनाता है वो भी ये दर्शाता है। लेकिन मैंने जब तक ये RSI को देखा हूँ, ये कभी बहुत ही रेयरली देखा हूँ। हो सकता है कभी कभार ये पैटर्न बन जाए, लेकिन रेगुलरली ये पैटर्न नहीं बनता है। देखिए ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें ये लिखा है इट कैन शो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेटर देन स्टॉक प्राइस। मैं ये मानता हूँ कि एक स्टॉक प्राइस का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। अगर मान के चले कि ये RSI बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल होके 50 के आसपास घूमने लगेगा, मतलब बिल्कुल 50 RSI 0 to 100 मूव करता है ना, अगर उसकी 0 to 100 की 50% हम लेंगे तो 50 का हो गया। अगर आप 50 का लाइन डाल के जब भी उस 50 के साथ साथ आपकी RSI का जो मूविंग एवरेज जो है वो चलने लगेगा ना, इसका मतलब है मार्केट जो है रेंज बाउंड हो जाएगा। डाइवर्जेंस, जो हमने जो MACD डाइवर्जेंस के लिए जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है, RSI डाइवर्जेंस के लिए भी वही अप्लीकेबल है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर प्राइजेस अपवर्ड मूव हो रहे हैं, RSI नीचे जा रहा है, अल्टीमेटली प्राइस जो है RSI को फॉलो करेगा। इसका मतलब है मार्केट फॉल करेगा, रिवर्सल हो सकता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इधर। देखिए ना, इधर जो है मार्केट, इधर देखिए मार्केट जो है इधर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन इधर क्या दिखा रहा है कि RSI बोल रहा है कि भाई ये डाइवर्जेंस हो गया, इधर से मार्केट जो है बुलिश हो सकता है। अगर ताकि मूविंग एवरेज जो है ना धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो गया इधर। कैन यू सी दिस, ये येलो लाइन जो है धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो डाइवर्जेंस आ रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, ये जहाँ से इन्होंने डायरेक्शन चेंज का बताया, ऑलरेडी आपको अच्छा सा मोमेंटम मिलने शुरू हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आप समझ सकता है कैसे ये हो रहा है। नाउ वैसे भी हम बेरिश डाइवर्जेंस देखेंगे। ये मार्केट टॉप हो गया, इधर जो है RSI बताने लग गया कि देयर इज़ ए बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है। तो इधर लेकिन मार्केट जब ये बेरिश डाइवर्शन करके व्हेन इट स्टार्टेड शोइंग, मार्केट वाज ऑलरेडी मूविंग अप, सो देयर इज़ ए डाइवर्जेंस हो गया। तो अल्टीमेटली मार्केट क्या किया, फॉल किया, ताकि ये भी RSI भी नीचे फॉल हो गया। तो ये होता है बेरिश डाइवर्जेंस। सिमिलरली इधर चलते चलते इस पॉइंट पे आपको ये फ्लैग लगाया कि मार्केट बेरिश होने वाला है इसी पॉइंट पे। तो उसके बाद जो है मार्केट जो है नीचे काफ़ी पूरा दिन नीचे रहा है। तो ये देखना आपका सी यू शुड हैव द आई टू सी ऑल दिस डाइवर्जेंसेस। सो एवरीथिंग विल नॉट बी गिवन ऑन ए प्लेट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोरिलेट एंड देन टेक ए डिसीजन टू बाई और सेल। नाउ कमिंग टू कैमेरिला पिवोट। सी कैमेरिला पिवोट है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। बाकी सब अभी हमने जो डिस्कस किया वो सब लैगिंग इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। सो ये क्या करता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बताता है। ठीक है, क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, इसका कुछ कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन अभी हम डिस्कस करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। अगर आपको कैमेरिला पिवोट्स में फुल कैलकुलेशन के साथ हाउ टू यूज़ दी कैमेरिला पिवोट बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे यूज़ करना है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैमेरिला पिवोट्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे करना है। आप उसमें जाके यू कैन हैव ए लुक इट। सी इसमें 5 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है एंड 1 पिवोट लेवल है। हर दिन का ओपन हाई एंड क्लोज जो है, ये तीनों को ये इस्तेमाल करके ये रेजिस्टेंस लेवल बनाया जाता है। उसका कुछ फार्मूलास है, वो फार्मूला मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे आप वीडियो में आप देख सकते हो, कंप्लीटली मैंने उसको एक्सप्लेन किया। इसमें क्या होता है कि आज के दिन का जो पिवोट्स बना है कैमेरिला कैलकुलेशन से, और आज के दिन आपको जो ओपन हाई लो मिला, और उसके थ्रू आप अगले दिन का ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखेंगे।
पिछले दिन का और अगले दिन का जो है पिवोट्स का रिलेटिव पोजीशन क्या है, उस रिलेटिव पोजीशन को एनालाइज करके हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है या ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है। सो ये है कैमरिला पिवोट्स। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इधर नहीं करूँगा, यू कैन हैव ए लुक इनटू दैट। सी दिस इज कैमरिला पिवोट। देखिए ना, रेजिस्टेंस 5 इधर है, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल दे देता है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, R4 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। इसके बाद क्या है, इधर एक पिवोट है, ऑरेंज थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वो पिवोट है, जैसे ये है पिवोट। उसके बाद सपोर्ट 3 आएगा, सपोर्ट 4 आएगा और सपोर्ट 5 आएगा। सो ये है कैमरिला पिवोट। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे अगले दिन का R3 और सपोर्ट पिछले दिन का R3 और सपोर्ट 3 इसके ऊपर है, इसको बोलते हैं अपर वैल्यू रिलेशनशिप। अगर ये अपर वैल्यू रिलेशनशिप में है अगले दिन कि हमने ऑलरेडी चार्ट पिछले दिन की ओपन लो क्लोज के हिसाब से मैंने ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद मेरे को पता चला R3 और S3 जो है पिछले दिन का R3 और S3 के ऊपर आएगा, तो मैं ये जनरली मान के चल सकता हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा। सो देखिए ना, ये आपको ट्रेंडिंग मिला, अपवर्ड मोमेंटम मिला। जब भी आपको सपोर्ट लेवल एक बार R4 को तोड़ते हैं तो फिर आप जनरली कंसिडर कर सकते हैं मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और आप ये समझ सकते हैं कि वेरियस सपोर्ट लेवल्स मार्केट को कहाँ कहाँ हैं। तो ये है कैमरिला पिवोट्स। सो मेरे हिसाब से इतनी इंडिकेटर्स बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है आपको समझने के लिए मार्केट को। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो मैंने 5 इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो बताया आपको हेल्पफुल हुआ है। अगर मेरा जो ऐसे कोई भी एनालिसिस में करता हूँ और जो वीडियोस बनाता हूँ आपको अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and you can see lot of lectures which I have already made, स्पेशली आपको हेल्प करेगा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एग्ज़ाम्स लेना चाहते हो या MBA एग्ज़ाम्स लेना चाहते हो, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच।